और एक जलीलुल कद्र साहबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और ये कहा कि उमर, हम तुम्हारा खुतबा नहीं सुनते। हजरत उमर ने सवाल किया कि क्यों आप नहीं सुनते? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा आपका सवाल क्या है? और सवाल ये था कि ये जो आपने आज लिबास ज़ेब तन कर रखा है, जो आपने कपड़े पहने हैं, ये यमनी चादर से नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने वजाहत के तौर पे ये जवाब दिया, वो उमर कि जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान माना गया है तारीख के अंदर, उसने जवाब दिया कि ये मैंने अपने बेटे से दूसरी चादर लेकर अपना लिबास मुकम्मल किया है। और पाकिस्तान के जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कायम हुआ, उसका आइन ये कहता है कि हाकिमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, जो उसके मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए एक्सरसाइज की जाएगी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकला खड़े हैं, अगर कोई बात मुझसे रह जाए तो ये बता सकते हैं। आइन हमारा कहता है कि हाकिमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है कि जो मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए उसकी तनफीज़ होगी। अगर एक ईवान बाला का मुंतखब नुमाइंदा ये सवाल करता है तो मुझे बताइए कि कौन सवाल से मुबर्रा हो सकता है पाकिस्तान में? कौन सी शख्सियत है, कौन सा हुक्मरान है, कौन सा ओहदा है कि जिसको सवाल नहीं किया जा सकता? कहते हैं कि उन्होंने मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपको बराना किया गया हो, आपके साथ शर्मनाक हरकतें की गई हों, आपके मुंह के ऊपर काला कपड़ा दहशतगर्दों वाला डालकर आपकी चीखें निकलवाई गई हों, आपकी अहलिया के साथ आपके खिलवत के जो लम्हे हैं उनको आप पर्दा सीमी के ऊपर लेकर आएँ, तो आप बताइए कि मैं कोई बात ही ना करूं? क्या मेरा कोई हक नहीं है बात करने का? ये आज़म सवाती साहब का कसूर है। और मैं कहता हूं, मैं अल्फाज उनके ना भी इस्तेमाल करूं तो मैं सवाल करता हूं आज कि ऐसा आज़म सवाती से पाकिस्तान के अंदर क्यों किया जा रहा है? कैसा हम ये सवाल करने पे हक बजाने पे हैं? और मैं कहता हूँ ये सवाल करने पे गिरफ्तार करना है, मुझे गिरफ्तार करो, सज़ा देनी है सज़ा दो, और हम सब इसके लिए तैयार खड़े हैं। और मैं दूसरी बात आज मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो अहमद नूरानी तहरीक इंसाफ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासत से भी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके साथ है अहमद नूरानी का ताल्लुक़। अहमद नूरानी ने जो स्टोरी ब्रेक की, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं उसके ऊपर कहा। वक्त के वज़ीर ख़जाना ने, वो मफरूर मुजरम इसहाक डार ने ये कहा कि हम इसकी तहकीकात करेंगे कि ये आउट कैसे हो गई है। ये नहीं कहा कि ये गलत है, ये नहीं कहा उसने, आज तक नहीं कहा। उसने कहा हम तहकीकात करेंगे कि ये क्यों आउट हो गई है, ये FBR के कागजात। हमने तो नहीं कहा। अब मुझे बताइए, अगर मासूम बच्चे ये सवाल करें और बादशाह नंगा हो और वो जाके दरबार में कह दें कि बादशाह ये पूरा दरबार जो तुम्हें कह रहा है तुम खिलते फाखरा पहने हुए हो, ये झूठ बोलता है, तुम नंगे हो, तो आप मुझे बताइए कि आप बच्चे को क्या सज़ा देंगे? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये सवाल करना कैसे जुर्म हो गया है हमने? और अगर मिफ्ता इस्माइल ने ये कहा आपके टीवी के इंटरव्यू के ऊपर कि ये जो नैब की तरामीम में हमने नहीं उन्होंने कराई हैं, तो आप मुझे बताएं कि इसमें तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के किसी सेनेटर का क्या कसूर है? हम पूछ सकते हैं ये बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप तमाम दोस्तों से कि क्या 12 अरब रुपए के किस्से की बात तहरीक इंसाफ से उससे कोई ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारे मुंह से भी नहीं निकला। लेकिन
22 करोड़ लोग सवाल कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। सबको उठा के जेल में डाल दो और छोटी जेलें बनाने की बजाय इस पूरे मुल्क को जेल करार दे दो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसका दरोगा, वो बदनाम ज़माना स्मगलर, जिसके बारे में जनाब जनरल आरिफ मलिक साहब ने कहा था कि ये हीरोइन का स्मगलर है। रियाज सुमरो जो ANF के तर्जुमान थे, उन्होंने कहा था 15 किलो हीरोइन इससे बरामद हुई है। मैं बहैसियत चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी ऑफ सेनेट ये सवाल करता हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 2019 के अंदर उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। क्या है हमारा निज़ाम अदल? कहाँ से इंसाफ मिलेगा? ताकतवर और आम आदमी, पूरी इमरान खान की सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद और तहरीक इसी के ऊपर है। इंसाफ, वो इंसाफ कि जो अमीरों के लिए और आम आदमी के लिए और है, उसको इंसाफ नहीं कहा जाता। मेरे दोस्तों, तीसरी बात जो आज आपके सामने मैंने कहनी है, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, आप सबके इल्म में है। वो FIR के जो इमरान खान दर्ज करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नाम है, जिसके अंदर इस गुंडे कातिल स्मगलर राना सना का नाम है, जिसके अंदर जनरल फैसल का नाम है, वो FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद क्यों दर्ज नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इस्लामाबाद में कि FIR दर्ज की जाए, और मैं वकला के जलो में खड़ा होकर ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है कि मुतासरा फरीक जो वो कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, फायरिंग हुई हो, वो दर हकीकत विक्टिम जो है, वो जो FIR कटाए वो FIR होती है। इधर उधर की बातें FIR नहीं होती। सिमिलरली एक बात और जो मैं आज़म सवाती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की याद दिलाना चाहता हूँ, एक वाक़े की एक से ज़्यादा FIR दर्ज नहीं हो सकती। क्यों सुप्रीम कोर्ट के यानी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है? हम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से, हमारे कोई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और नीचे ये हमारे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इनसे हम पुकार कर कहते रहेंगे कि ये इमरान खान की FIR दर्ज की जाए। उसके बाद मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं 45 बरस से सियासत का तालिब इल्म और सियासी कारकुन हूँ। मुझे कभी भी ये ज़ोम नहीं हुआ कि मैं सियासतदान बन गया हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि सहाफ़त के अंदर अरशद शरीफ शहीद, उसकी कोई मिसाल इससे पहले नहीं है। वो अपने कातिलों का नाम बता के गया है। क्यों नोटिस नहीं लिया जा रहा? मुराद सईद रोज़ाना सवाल उठा रहा है, क्यों ये माशरा उसके सवालों का और इसके जो बड़े हैं मुक्तदर हल्के हैं वो उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? किसने उसे ARY से निकलवाया? किसने उसे मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ दे? किसने उसे मजबूर किया कि वो दुबई छोड़ दे, हालांकि उसका वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था? किसने उसे वहाँ पर पॉइंट ब्लैंक गोलियां मार के उसे शहीद किया? क्यों किया? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए। सवाल उठाते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं, ये सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। और मैं उन सहाफ़ियों को दाद देता हूँ कि जो उनके इस मुकदमे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सारे रिस्क लेकर, अपनी जान का, माल का, रिस्क का, अपनी नौकरी का रिस्क लेकर इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मेरे दोस्तों, चौथी बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ वो आपके सामने ये मुल्क डूब रहा है, और अगर मैं कहूँ तो आप शायद न माने। अगर गवाही वो दे दे, उसने खुद एडमिट किया शुहदा के आखिरी खिताब के अंदर कि मुल्क डूब चुका है। आसिफ ने, ख्वाजा वेंटिलेटर ने एडमिट किया मुल्क डूब रहा है, और वज़ीर ख़जाना आपका मिफ्ता इस्माइल, उसने एडमिट किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से नहीं बच सकेगा। इसलिए
हम ये कहते हैं, हमने कुर्बानी दी है, इमरान खान ने कुर्बानी दी है, हम कुर्बानी दे रहे हैं। अगर आपकी मुंतखब 859 नशिस्तों में से 563 नशिस्तों से तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे के बाहर आ जाए, तो आप बताइए कि इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? कोई पागल ही होगा। यानी राना सनाउल्लाह कहता है मैं 6 महीने आगे बढ़ा दूं, तो इसका आप समझते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है? समझते हैं इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल को इस बीमार जहनीत का जायज़ा लेना चाहिए। ये बीमार आदमी है, ये पाकिस्तान को तबाही के किनारे लेके जा रहा है, जिसने अरब रुपया इस्लामाबाद में 1383 कंटेनर लगाकर 30,000 वहाँ पर फोर्स इकट्ठी करके इस गरीब कौम का अरबों रुपया जिसने पानी की तरह बहा दिया। कोई सवाल करेगा उससे? कोई सवाल करेगा उससे? तुमने कौन से कश्मीर की जंग फतह कर ली है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कल्ला है तुम्हें। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुमने ये पाकिस्तान के साथ किया। इमरान खान आज 4 बजे फैसला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनके जितने फैसले हैं वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हैं, इस बहरान से निकालने के लिए हैं, पाकिस्तान को फिर एक मर्तबा उठा के दुनिया के अंदर एक बाइज्जत कौम बनाने के हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मुफस्सल तरीके से हमारे सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब ने आज़म सवाती साहब का केस आपके सामने रखा। मैं सवालात से शुरू करूंगी। हमारा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आज़म सवाती साहब के केस में बुनियादी एक आइनी नुक्ता है कि एक इशू के ऊपर एक से ज़्यादा FIR नहीं हो सकती। जब हम FIR दर्ज कराने की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि एक केस के ऊपर एक FIR दर्ज हो गई है और इस मुल्क के सबसे बड़े वफाकी लीडर, जिनकी वफाक में भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स, वोट बैंक भी सबसे ज़्यादा, 4 सूबों में भी उनकी हुकूमत, तो हम दूसरी FIR दर्ज नहीं करा सकते। गुड बाय। और फिर उसके बाद इन्होंने कानून को ना मोम की नाक बनाया हुआ है। आज़म सवाती साहब पिंडी में बात करते हैं और माशाल्लाह से सिंध के अंदर भरमार लग जाती है FIR के अंदर। जो क्रिमिनल्स की अमाज गाह, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, वहाँ पे FIR पे FIR। सवाल ये है मेरा बड़ा मासूमाना बाअदब कि पहले मुहज़्ज़ब काम करना सीखें। जब आप गैर इखलाकी काम करते हैं तो गैर इखलाकी ज़ुबान को सहने का हौसला बढ़ाएं, हिम्मत करें। अगर आपने लोगों की चादर, चार दीवारी, उनके इंसानी हकूक़, इंसानियत को पामाल करना है, आपने मुक़द्दस रिश्तों को पामाल करना है, तो आपके लिए क्या कोई कौम फूल चढ़ेगी? नहीं, हमने अच्छे ज़ुबान में बात करनी। हम ये कोई बुरे ज़ुबान में बात करेगा? 22 करोड़ आवाम के लिए वाकई जेलें हैं, तो करो ना फिर सबके ऊपर केसेस। ज़रा सोशल मीडिया उठा के देखें, जब आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है तो उसके नीचे कमेंट्स पढ़ें। आज़म सवाती साहब को और हमें तो पकड़ना बहुत आसान है। फिर अरशद शरीफ की शहादत की जो कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए, हम सब के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, वो हम उसका कर्ज अदा करेंगे। मैं अपनी आज हमारी यहाँ पे ILF की टीम, जिन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन साहब का हरावल दस्ता है, मैं उनसे ये अपील भी करती हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़ाहिर है हम रोज़ इधर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर नहीं कर सकते। हम सिम्बॉलिकली रोज़ाना यहाँ पे आके सिविल सोसाइटी के कुछ लोग पकड़े और आके दामन फैलाएं। कभी तो इंशाल्लाह नज़र करम हो जाएगी ना, और होनी चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ आवाम, और अगर इंटरनेशनल रैंकिंग आती है ना तो आप भी बड़ा माइंड करते हैं। कॉस्ट जो इस गरीब मुल्क को पे करनी पड़ती है, जिसके पास पीने का पानी नहीं है, सैलाब आता है, ड्रेन के ऊपर पूरा आप लोगों ने कब्जा, माफिया ने कब्जा किया हुआ, करोड़ों लोग बह जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। लेकिन हमें जो जुडिशरी कॉस्ट करती है टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव, और जब हम इंसाफ की फराहमी में आते हैं तो हमारा दर्जा माशाल्लाह से 130वां है। वो समझ आ रही है क्यों है। फिर उसके बाद आज़म सवाती साहब के लिए जब आप जुल्म करोगे, वो आज़म सवाती साहब हों, वो कोई हमारा सहाफ़ी भाई हो, वो हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर हो,
آپ اب ہماری زبان بندی نہیں کر سکتے. انصاف کی فراہمی تک، رول آف لا تک، آئین کی بالادستی تک ہم سوال بھی کریں گے. اس میں شدت بھی آئے گی جو کہ آ رہی ہے. ابھی بھی کوئی نیک نامی نہیں کھٹی آپ نے جاتے جاتے. آج ذرا دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے پیٹرول پھینکا ہے آپ نے لوگوں کے غم اور غصے کے اوپر. اس کے بعد انشاءاللہ ہم روزانہ نکلتے رہیں گے. آج ابھی عطا تارڑ نے بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور اس کو ایک فقرے میں اگر میں سمرائز کروں تو وہ بنتا یہ کہ انگور کھٹے ہیں. یعنی کہ سی ایم صاحب نے جو ان کو اچھا سا جواب دیا ہے، جو خوش فہمیاں احمقوں کی جنت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے بعد اب ان کو پڑ گئے ہیں یہ. تو میں بتاتی چلوں، وفاق کی 27 کلومیٹر کی حکومت خالی اشتہاری حکومت ہے. جیسے جب وہ ڈینگی مارتا تھا، ڈینگی کم مارے، اشتہار زیادہ لگائے، اتنا مچھر کا منہ نہیں جتنا اپنا بنا کے لگایا ہوتا تھا. اسی طرح 1800 ارب کی ماشاءاللہ سے پیکج اناؤنس کیا گیا، اس کے اوپر ٹوپی ڈرامہ کیا گیا کسانوں کے لیے ریلیف پیکج. کہاں ہے کوئی دنیا میں اگر کسان مل جائے نا پاکستان کے اندر تو پلیز وہ میڈیا کے سامنے پیش ضرور کریے گا، اسے ہم میوزیم میں رکھیں گے کہ اشتہاری حکومت کے اندر ان کو کچھ مل گیا ہے. صرف اشتہاری مہم. انہوں نے پہلے بھی چودھری پرویز الہی صاحب جو کام کر کے گئے ہیں اس کی نیک نامی آج تک وہ ان کے ساتھ گڈ ول کے طور پر چل رہی ہے. کوئی ایک کام بتانا ضرور عطا تارڑ ان سے پوچھ کے کہ جس میں ان کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہو. وہ 1122 ہو، وہ اس کے علاوہ کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ہو اور بہت کچھ کیا. ابھی جتنا ان کو ڈیلی بیسس پہ جتنے دن ان کو میسر تھے انہوں نے پنجاب کی عوام کو بیسٹ سروسز جو کہ ویژن ہے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا اس کے تحت پہنچائی ہیں. دوسری آپ کے یہ جو جھوٹے خواب ہیں ان کی تعبیر تو چکنا چور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے لیڈر نے 4 گولیاں کھا کے بھی چوتھا ہفتہ نہیں گزارا اندر، اور وہ وہاں پہ جس طرح سے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے پہنچے ہیں عوام کے پاس. اور آپ کا لیڈر جھوٹی بیماری کے بہانے ایبسکونڈر، کنوکٹڈ چور، یہاں سے بھاگا لنڈن سے بھاگا. بتانا ضرور اس کا جواب دینے کے لیے، اگر کسی کنیز کو لانچ کرو یا خود بتاؤ کہ کوئی جواز ہے کہ لنڈن سے کیوں بھاگ کے اٹلی کی سیر فرما رہے ہیں وہ، اس کا جواب ضرور دیا کرو. پھر آج آزاد کشمیر کا جو رزلٹ ہے، 27 کلومیٹر کی حکومت، اگر کوئی 27 سیٹیں لے لو نا تو اس دن ہمارا نام بدل دینا. اور آگے جو عوام آپ کا انجام لکھ رہی ہے نا، سیاسی موت، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کبھی آپ ادھر ٹکرے مار رہے ہو، کبھی ادھر ٹکرے مار رہے ہو. اور ٹکرے مارنے والوں کو میرا یہ میسج ہے کہ عوام تم لوگوں کے سر ہے. جہاں جہاں آپ نے ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، بربریت کی ہے، وہ تو کسی کو بھی نہیں بخش رہے. چیری بلاسم آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو عطا تارڑ بہتر ہے کہ آپ اپنی اوقات، اپنے سیاسی قد کاٹ اور اپنی لیول کی بات کیا کرو. آپ کہاں، چودھری پرویز الہی صاحب کہاں، ذات دی کوٹ کے لیے چھتیرا نو جپے. اتنا ہی میں کہوں گی بس آپ کو. اچھا جاسوس صاحب بتائیے گا کہ آیا عمران خان صاحب نے راولپنڈی میں جو اعلان کیا، کیا یہی اعلان انہوں نے کرنا تھا وہاں جا کے، یا اس کو سیف پیکج کے طور پر کھیلا؟ اگر یہ ان کا منصوبہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا تو پھر آگے آپ کا کیا لائے؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں اور لرن کر لیں، جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے نا، سیاسی جدوجہد، وہ ہمیشہ ہی برابر ہوتی ہے. ایک دن میں ہو جائے یا ایک مہینے کے اندر ہو جائے. ہم ہیں ایک سیاسی جدوجہد کے اندر، اور صرف یہ نہیں ہے، اس کے اوپر مور ہے پاکستان کے عوام کی 17 جولائی کی اور 16 اکتوبر کی. 16 اکتوبر کی مور کو ذرا زیادہ وضاحت سے سن لیں. ایک آدمی 9 حلقوں سے الیکشن لڑتا ہے، ووٹر کو پتہ ہے نہ اس نے اسمبلی جانا ہے نہ اس نے حلف لینا ہے، وہ ووٹ دے رہے ہیں اس کے بیانیے کو. تو آپ سمجھ لیں کہ عمران خان ایک کامیاب عوامی سیاسی تحریک کی لیڈ کر رہے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہے. انشاءاللہ جو آج حکمت عملی بنے گی، میں نے پہلے بھی کہا، وہ پاکستان کو کرائسس سے نکالے گی. ایک ایک کر کے کر لینا. پاکستان تحریک انصاف صحافیوں کی نمائندگی تو کر رہی ہے، شہید ارشد شریف کا نام تو لے رہی ہے، ان کے لیے اپنا معاملات اٹھا رہی ہے، دیگر پلیٹ فارم پہ ان کی بات کر رہی ہے، اچھی بات ہے. مراد سے ہی سب کہتے ہیں کہ ان کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا لیپ ٹاپ آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بات کو گول مول کر دیتے ہیں. اور ابھی آپ نے اپنے اسی پروگرام میں کہا کہ شہید بہت لمبا سوال ہے، مختصر کریں. نام لے گئے تھے، شہید ارشد شریف نام لے گئے یہ تھے، 2 کلومیٹر کا لمبا سوال. جنہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف کو اگر وہ نام پتا ہے تو وہ نام منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے؟ شہید کا کلپ آپ سن لیں،
उन्होंने बहुत ही फोकस्ड गुफ्तगू की हुई। अच्छा मैम ये बताइएगा कि बस करें अब आप। गवर्नर राज की बातें भी कर रही है, तो आप अगर असम्बलियों से इस्तीफे देती हैं और वो गवर्नर राज की बातें करी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, ये बैसाखियों के ऊपर लाए गए थे, एक आर्टिफिशियल तरीके से ये हुकूमत को बिठाया गया था, चेरी ब्लॉसम को। बैसाखियाँ तो ख़त्म हो गई, आपको पता है, जा रही हैं, ठीक है। ईंटें इनको कोई देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा ये गिर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके लिए ये मजाक थोड़ा ही है, 12 करोड़ का सूबा ये लगा के देखें अवाम जो इनको हशर करेगी। दूसरा, मैं अपील करना चाहती हूँ चीफ जस्टिस साहब से सुप्रीम कोर्ट के कि 4 पिटिशन्स आपके पास ऑलरेडी गई हुई हैं, अगर उनके ऊपर अमल दरामद किया जाता तो आज यहाँ पे खड़े होकर हम दोबारा यहाँ से आपको दोबारा अपील ना कर रहे होते, और ना ही आज़म सवाती साहब को दोबारा अरेस्ट किया जाता, और ना ही ये सीरीज़ ऑफ FIR जो शुरू हुई है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, ये होती। तो हम दोबारा अपील करते हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब, और वो तो हर दिन अपील कर रहे होते चूँकि वो कुलीग भी हैं उनके साथ। पाकिस्तानियों की पुकार सुने, इसके ऊपर सोमोटो ले लें, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो चुकी है और पाकिस्तान की नेक नामी नहीं हो रही, इससे हम बदनाम हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर। देखें, मैं ये आखिरी जवाब दे रही हूँ, 1 पॉइंट एजेंडा हमारा तो है, उनका आप उनसे पूछें। उनके तो एजेंडाज काफ़ी ज़्यादा होंगे, उन्हें समझ नहीं आ रही। मैंने पहले भी अर्ज़ की कि किस दीवार में अब टक्कर मारें बेसिकली, और अब ये टकरें आई एम श्योर कि PDM आपस में भी मारेगी और नून का ख़ानदान भी आपस में टकरो टकरी होएगा। अभी माशाल्लाह इक़्तिदार तो जा रहा है, झूले तो ख़त्म हो रहे हैं इक़्तिदार के। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, डिसाइड हो चुका हुआ है कि हम असम्बलियों से जा रहे हैं, हुकूमतें हम अपनी ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ आज उसके मैकेनिज़्म पे और डेट्स पे जो चीज़ें और उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात होनी है, और बाकी तो फैसला हो गया है। शुक्रिया जी। मैडम थैंक यू। अंदर वो चाय का रखा हुआ था, ये लफ्टे से जो सब 10 मिनट के कप चाय का पी के उधर हाई कोर्ट के अंदर मैंने ना अभी एक वो मैं मीटिंग छोड़ के भी बात 10 मिनट से ज़्यादा आप लेंगे तो जो मर्जी कीजिए, 10 मिनट से ज़्यादा लिए जो मर्जी करें।